हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार से पढ़ रहे हैं। हमारा अध्ययन लगभग पूरा होने वाला है। इसमें हम आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक का अध्ययन पूरा कर चुके हैं और अब हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काल प्रकरण 5 में तृतीय उत्थान के अंतर्गत जो हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं हैं उनके विकास को। इस श्रृंखला के सभी वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं और नोट्स वगैरह तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे छोटी कहानियों के विकास को, कि छोटी कहानियों का विकास तृतीय उत्थान में किस प्रकार हुआ और किस किस प्रकार की कहानियां लिखी जा रही थी। कहानियों के कुछ प्रकार हम पढ़ चुके हैं और कुछ पढ़ने वाले हैं आगे। तो वस्तु समष्टि के स्वरूप की दृष्टि से भी बहुत से कहानियों के वर्ग किए जा सकते हैं, जिनमें से मुख्य वर्ग यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने दिए हैं, उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। वस्तु समष्टि के स्वरूप की दृष्टि से भी बहुत से वर्ग किए जा सकते हैं, जिसमें से मुख्य ये हैं। सामान्यतः जीवन के किसी स्वरूप की मार्मिकता सामने लाने वाली कुछ कहानियां होती हैं जो जीवन की जो मार्मिकता है उसको सामने लाती हैं। अधिकतर कहानियां इस वर्ग के अंतर्गत आएंगी और अधिकतर जो कहानियां हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं। भिन्न भिन्न वर्गों के संस्कार का स्वरूप सामने रखने वाली, भिन्न भिन्न वर्गों के स्वरूप जो संस्कार हैं उनका क्या स्वरूप है उसको सामने रखने वाली, जैसे प्रेमचंद जी की शतरंज के खिलाड़ी और श्री ऋषभ चरण जैन की दान नामक कहानी। तो ये दोनों कहानी इसी वर्ग में आएंगी जो भिन्न भिन्न वर्गों के संस्कारों को सामने रखती हैं। किसी मधुर या मार्मिक प्रसंग कल्पना के सहारे किसी ऐतिहासिक काल का खंड चित्र दिखाने वाली, किसी मधुर या मार्मिक प्रसंग कल्पना के सहारे कोई ऐतिहासिक खंड चित्र प्रस्तुत करने वाली, जैसे राय कृष्णदास जी की बहुला और जयशंकर प्रसाद जी का आकाशदीप। तो इस प्रकार की कहानियां इस वर्ग में आएंगी। देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था से पीड़ित जन समुदाय की दुर्दशा सामने लाने वाली, जैसे श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी की निंदिया लागी, हृदयगति तथा श्री जैनेन्द्र कुमार की अपना अपना भाग्य। ये देश की जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है उससे पीड़ित जो जन समुदाय है उसको सामने लाने वाली ये कहानियां हैं। राजनीतिक आंदोलन में सम्मिलित नवयुवकों के स्वदेश प्रेम, त्याग, साहस और जीवनोत्सर्ग का चित्र खड़ा करने वाली, राजनीतिक आंदोलन में सम्मिलित जो युवक थे उनका स्वदेश प्रेम, त्याग, साहस और जीवनोत्सर्ग का चित्र खड़ा करने वाली भी कहानियां लिखी गई। जैसे पांडे विचन शर्मा उग्र की उसकी माँ नाम की जो कहानी है वो इसी प्रकार की कहानी है। समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच धर्म, समाज सुधार, व्यापार, व्यवसाय, सरकारी काम, नई सभ्यता आदि की ओट में होने वाले पाखंडपूर्ण पापाचार के चटकीले चित्र सामने लाने वाली कहानियां जैसी उग्र जी की हैं। उग्र जी की कहानियां कैसी हैं? समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच धर्म, समाज सुधार, व्यापार, व्यवसाय, सरकारी काम, नई सभ्यता आदि की ओट में जो पाखंडपूर्ण पापाचार होते हैं, जो पाखंडपूर्ण आचरण होते हैं, उनके चटकीले चित्रों को सामने लाती हैं, उनको उजागर करती हैं। उग्र की भाषा बड़ी अनूठी, चपलता और आकर्षक वैचित्र के साथ चलती है। जो उग्र जी हैं उनकी भाषा भी बड़ी अनूठी है। ये यहाँ से आपका कथन भी पूछा जा सकता है। उग्र की भाषा बड़ी अनूठी, चपलता और आकर्षक वैचित्र के साथ चलती है। उस ढंग की भाषा उन्हीं के उपन्यासों और चांदनी ऐसी कहानियों में ही मिल सकती है। उनकी भाषा उन्हीं के लेखन में मिल सकती है, जैसे चांदनी जैसी कहानी में और जो उनके उपन्यास हैं उनमें उन्हीं की प्रकार की भाषा वही लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका कथन भी पूछा जा सकता है कि उग्र जी के विषय में ये किसका कथन है, किस आलोचक का कथन है। सभ्यता और संस्कृति की किसी व्यवस्था के विकास का आदिम रूप झलकाने वाली, सभ्यता और संस्कृति के किसी रूप को झलकाने वाली। राय कृष्णदास जी का अंतःपुर का आरंभ, श्रीमंत समंत की चमेली की कली और श्री जैनेन्द्र कुमार की बाहुबली, ये इस प्रकार की कहानियां हैं जो सभ्यता और संस्कृति के किसी पक्ष को, किसी व्यवस्था को सामने लाती हैं। अतीत के किसी पौराणिक या ऐतिहासिक कालखंड के बीच अत्यंत मार्मिक और रमणीय प्रसंग का अवस्थान करने वाली, अतीत के किसी पौराणिक
या ऐतिहासिक कालखंड के बीच अत्यंत मार्मिक और रमणीय प्रसंग का अवस्थान करने वाली, ऐतिहासिक और पौराणिक कालखंड के बीच से कोई मार्मिक प्रसंग उठाकर उसको प्रस्तुत करने वाली। जैसे श्री बिंदु ब्रह्मचारी और श्रीमंत समंत की पंडित, इनका नाम था पंडित बालकराम विनायक की कहानियां। श्री बिंदु ब्रह्मचारी और श्रीमंत समंत अर्थात बालकराम विनायक की कहानियां इसी श्रेणी में आती हैं। ये कहानियां कथामुखी नाम की मासिक पत्रिका जो अयोध्या से निकलती थी संवत 1977-78 में निकली थी। ये जो कहानियां हैं ये अयोध्या से निकलने वाली मासिक पत्रिका कथामुखी में निकली थी। इनमें से कुछ के नाम ये हैं: वन भागिनी, कृतिका, हिरम्या और बाहुमान, कनक प्रभा, श्वेतदीप का तोता। श्वेतदीप का तोता क्या पढ़ता था? चमेली की कली। ये इनकी जो कहानियां हैं वो इस प्रकार हैं। इनमें से कुछ कहानियों में एशिया के भिन्न भिन्न भागों में, ईरान, तुर्किस्तान, अर्मेनिया, चीन, सुमात्रा, जावा इत्यादि में भारतीय संस्कृति और प्रभाव का प्रसार, ग्रेटर इंडिया दिखाने वाले प्रसंगों की अनूठी उद्भावना पाई जाती है। एशिया के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय संस्कृति का क्या प्रभाव है उसको दिखाने वाले प्रसंग इसमें कहानियों में पाए जाते हैं। जैसे हिरम्या और बाहुमान में ऐसी कहानियों में भिन्न भिन्न देशों की प्राचीन संस्कृति के अध्ययन की त्रुटि अवश्य कहीं कहीं खटकती है। जैसे हिरम्या बाहुमान में ऐसी कहानियों में भिन्न भिन्न देशों की जो प्राचीन संस्कृति है उसके अध्ययन की त्रुटि, उसका पूरा अध्ययन न किया गया हो, ये चीज खटकती है। उसको प्रस्तुत करने से पहले उसका पूरा अध्ययन न किया गया हो, ये बात खटकती है। जैसे हिरम्या और बाहुमान में आर्य पारसिक और समी अरब सभ्यता का घपला है। ये हिरम्या और बाहुमान में आर्य पारसिक और समी अरब सभ्यता का जो घपला दिखाया गया है, इसके संदर्भ में आचार्य शुक्ल कहते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं का सम्यक अध्ययन नहीं हुआ है, यही त्रुटि कहीं कहीं खटकती है। एशिया के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय संस्कृति और प्रभाव की झलक जयशंकर प्रसाद जी के आकाशदीप में भी है। एशिया के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय संस्कृति और उसके प्रभाव की जो झलक है वो जयशंकर प्रसाद ने अपनी कहानी आकाशदीप में भी चित्रित की है। हास्य विनोद द्वारा अनुरंजन करने वाली कहानी जैसे जीपी श्रीवास्तव, श्री अन्नपूर्णानंद और कांतानाथ पांडे चोंच जी की कहानियां। ये किस श्रेणी के कथाकार हैं? हास्य विनोद द्वारा अनुरंजन करने वाले हास्य विनोद के कथाकार हैं जीपी श्रीवास्तव, श्री अन्नपूर्णानंद और कांतानाथ पांडे चोंच जी। ये हास्य व्यंग्यपूर्ण कहानियां लिखने वाले कथाकार हैं। इस श्रेणी की कहानियों का अच्छा विकास हिंदी में नहीं हो रहा है। अन्नपूर्णानंद जी का हास्य रुचि पूर्ण है। चोंच जी की कहानियां अतिरंजित होने पर भी व्यक्तियों के कुछ स्वाभाविक ढांचे सामने लाती हैं। जीपी श्रीवास्तव की कहानियों में शिष्ट और परिष्कृत हास्य की मात्रा कम पाई जाती है। जीपी श्रीवास्तव जिस प्रकार की कहानियां लिखते हैं उनमें शिष्ट और परिष्कृत हास्य की मात्रा कम पाई जाती है। इनका जो हास्य है, जो हास्य व्यंग्य प्रस्तुत करते हैं वो शिष्ट और परिष्कृत कम होता है। अन्नपूर्णानंद जी का हास्य रुचिपूर्ण है, आचार्य शुक्ल ने माना है। चोंच जी की कहानियां अतिरंजित होने पर भी व्यक्तियों के स्वाभाविक ढांचे थोड़े बहुत सामने लाती हैं। समाज के चलते जीवन के किसी विकृत पक्ष को या किसी वर्ग के व्यक्तियों की बेढंगी विशेषताओं को हंसने हंसाने योग्य बनाकर सामने लाना अभी बहुत कम दिखाई पड़ रहा है। समाज के चलते जीवन, जो सामाजिक जीवन चल रहा है, उसके किसी विकृत पक्ष को या किसी वर्ग के व्यक्तियों की बेढंगी जो विशेषताएं होती हैं उनको हंसने हंसाने योग्य बनाकर कहानी के रूप में प्रस्तुत करना अभी बहुत कम दिख रहा है। आइए आगे देखते हैं। ये बात कहनी पड़ती है कि शिष्ट और परिष्कृत हास्य का जैसा सुंदर विकास पाश्चात्य साहित्य में हुआ है वैसा अपने यहाँ अभी नहीं देखने में आ रहा है। पर हास्य का जो रूप हमें संस्कृत के नाटकों और फुटकल पद्यों में मिलता है वह बहुत ही समीचीन, साहित्य सम्मत और वैज्ञानिक है। जो शिष्ट और परिष्कृत हास्य है वो पाश्चात्य में जैसा उसका विकास हुआ है, जैसा देखने में आता है, वह अभी हिंदी साहित्य में नहीं आ पाया है। पर जो संस्कृत नाटकों और फुटकल पद्यों में हास्य मिलता है वह बहुत ही समीचीन और साहित्य सम्मत है, साहित्य सम्मत और वैज्ञानिक है, साहित्य में प्रयोग होने वाला है, साहित्य के अनुकूल है और वैज्ञानिक है। संस्कृत के नाटकों में हास्य के आलंबन विदूषक के रूप में पेटू ब्राह्मण हैं और फुटकल पद्यों में शिव ऐसे औढ़र देवता तथा इनका परिवार और समाज। हास्य के आलंबन कौन है?
नाटकों में विदूषक को हास्य का आलंबन बनाया जाता है, जिसमें पेटू ब्राह्मण रहे हैं, और फुटकल पद्यों में शिव ऐसे औढ़र देवता तथा इनका परिवार और समाज। कहीं कहीं खटमल ऐसे क्षुद्र जीव भी आ गए हैं कि हिंदी में इनके अतिरिक्त कंजूसों पर विशेष कृपा हुई है। पर ये सब आलंबन जिस ढंग से सामने लाए गए हैं, उसे देखने से स्पष्ट हो जाएगा कि रस सिद्धांत का पालन बड़ी सावधानी से हुआ है। ये आलंबन सभी जो बताए गए हैं, ये इस प्रकार लाए गए हैं कि उनको देखने से आप समझ जाएंगे कि रस सिद्धांत का पालन बड़ी सावधानी से हुआ है। रसों में हास्य रस का जो स्वरूप और जो स्थान है, यदि वह बराबर दृष्टि में रहे तो अत्यंत उच्च और उत्कृष्ट श्रेणी के हास्य का प्रवर्तन हमारे साहित्य में हो सकता है। रसों में जो हास्य रस है, उसका स्वरूप यदि बराबर दृष्टि में रहे, सही से उसका पालन किया जाए, रसानुकूल हास्य को साहित्य में स्थान दिया जाए, तो हमारे साहित्य में वह उच्च और उत्कृष्ट श्रेणी प्राप्त कर सकता है। उच्च और उत्कृष्ट श्रेणी का हास्य हमारे साहित्य में आ सकता है। हास्य के आलंबन से विनोद तो होता ही है, उसके प्रति कोई ना कोई और भाव भी, जैसे राग, द्वेष, घृणा, उपेक्षा, विरक्ति साथ साथ लगा रहता है। हास्य के द्वारा हास्य तो होता ही है, हास्य विनोद के लिए तो हास्य रखा ही जाता है, परंतु उसके अतिरिक्त भी कोई ना कोई भाव उसमें जुड़ा रहता है। हास्य रस के जो भारतीय आलंबन ऊपर बताए गए हैं, वे सब इस ढंग से सामने लाए गए हैं कि उनके प्रति एक प्रकार का राग या प्रेम ही उत्पन्न होता है। लेकिन जो भारतीय साहित्य में जो आलंबन प्रयुक्त होते हैं, जो अभी बताए गए हैं, उनमें राग, द्वेष, घृणा उत्पन्न न होकर बल्कि एक तरह का राग या प्रेम ही उत्पन्न होता है उन आलंबनों के प्रति। ये व्यवस्था हमारे रस सिद्धांत के अनुसार है। ये व्यवस्था हमारे रस सिद्धांत के अनुसार ही है कि उसमें हास्य के अतिरिक्त राग या प्रेम का ही स्थान है, न कि घृणा, द्वेष, उपेक्षा या विरक्ति का। ये हास्य भी आनंददायक होना चाहिए, न कि उसके पीछे नकारात्मक भाव कोई छुपा हो। स्थायी भाव में आधे सुखात्मक हैं और आधे दुखात्मक। हास्य आनंदात्मक भाव है। हास्य को दुखात्मक भाव में न रखकर सुखात्मक भाव में रखा जाता है। इसलिए हास्य के पीछे भी आनंद या प्रेम का भाव ही उत्पन्न होना चाहिए, न कि राग, द्वेष, घृणा या उपेक्षा का। एक ही आश्रय में एक ही आलंबन के प्रति आनंदात्मक और दुखात्मक भावों की एक साथ स्थिति नहीं हो सकती। एक ही आश्रय में एक ही आलंबन के प्रति, एक जो आश्रय है उसका यदि आलंबन के प्रति दुखात्मक भाव या आनंदात्मक जो भी हो, एक ही हो सकता है। आनंदात्मक और दुखात्मक भाव की एक साथ स्थिति नहीं हो सकती। यदि वह किसी के प्रति आनंद का अनुभव करेगा तो आनंद ही होगा, वहां पर दुख का स्थान नहीं होगा। और यदि उसे दुख, विरक्ति, घृणा या द्वेष है तो वहां पर आनंद की जगह नहीं होती है। हास्य रस में आश्रय के रूप में किसी पात्र की अपेक्षा नहीं होती। हास्य रस में आश्रय में किसी पात्र की अपेक्षा ही नहीं होती, श्रोता या पाठक ही आश्रय रहता है। अतः रस की दृष्टि से हास्य में द्वेष और घृणा नामक दुखात्मक भावों की गुंजाइश नहीं। अतः रस की दृष्टि से यदि देखा जाए, चूंकि हास्य रस सुखात्मक है, आनंदात्मक रस है, तो इसमें द्वेष और घृणा नामक दुखात्मक भावों की गुंजाइश नहीं। हास्य के साथ जो दूसरा भाव आ सकता है वह संचारी के रूप में ही, हास्य के साथ दूसरा जो भाव रहेगा संचारी के रूप में रहेगा, जो भाव इसके साथ साथ संचरण करेगा। हास्य के साथ जो भाव आ सकता है वह संचारी के रूप में, जो संचरण कर सकता है वो भी सुखात्मक ही हो। द्वेष या घृणा का भाव जहाँ रहेगा वहाँ हास्य की प्रधानता नहीं रहेगी। जहाँ पर द्वेष या घृणा का भाव जगेगा वहाँ पर हास्य की प्रधानता नहीं रह जाएगी, वह उपहास हो जाएगा। हास और उपहास में क्या अंतर है वह आचार्य शुक्ल यहाँ पर बताते हैं। हास्य जो रस है वह एक सुखात्मक रस है, उसके साथ साथ जो अन्य भाव संचरण करेगा वह भी सुखात्मक ही होगा। अर्थात प्रेम हो सकता है, राग हो सकता है और आनंद हो सकता है, न कि द्वेष और घृणा। और जहाँ पर द्वेष या घृणा का भाव रहेगा वहाँ हास की प्रधानता नहीं रह जाएगी। जब हास के साथ घृणा या द्वेष संचरण करने लगेंगे तो वह हास न होकर उपहास हो जाएगा। उसमें हास का सच्चा स्वरूप रहेगा ही नहीं। उसमें जो हास्य रस का स्वरूप होता है, सच्चा स्वरूप, वह नहीं रह जाएगा। सच्चा हास वह होगा जिसके साथ राग या प्रेम, आनंद आदि संचरण करेंगे। और जिस हास के साथ
घृणा द्वेष आदि संचरण करने लगेंगे, संचारी भाव के रूप में रहेंगे उसके साथ, तब वह हास न रहकर उपहास हो जाएगा। वह सच्चा स्वरूप हास का नहीं रह जाएगा। उसमें तो हास को द्वेष का व्यंजक या उसका आच्छादक मात्र समझना चाहिए। उसमें हास को क्या समझना चाहिए? व्यंजक या उसका आच्छादक मात्र समझना चाहिए, व्यंग्य का एक माध्यम समझना चाहिए। वह सच्चा हास्य नहीं हो सकता। जो बात हमारे यहाँ की रस व्यवस्था के भीतर स्वतः सिद्ध है, वही यूरोप में इधर आकर एक आधुनिक सिद्धांत के रूप में यों कही गई है कि उत्कृष्ट हास वही है जो हमारे यहाँ रस व्यवस्था के भीतर स्वतः सिद्ध है। जो हमारी रस व्यवस्था है, जिसमें 9 रस बताए गए हैं, उसमें ये बात स्वतः सिद्ध हो जाती है कि कौन से रस सुखात्मक हैं, कौन से दुखात्मक हैं और किन रसों के साथ कौन सा भाव रह सकता है। ये बात हमारे यहाँ रस व्यवस्था में सिद्ध है। वही यूरोप में इधर आकर एक आधुनिक सिद्धांत के रूप में यो कही गई है, और यूरोप में आकर वो एक आधुनिक सिद्धांत में ढलकर इस प्रकार सामने आई है कि उत्कृष्ट हास वही है जिसमें आलंबन के प्रति एक प्रकार का प्रेम भाव उत्पन्न हो, अर्थात वह प्रिय लगे। बात वही है, लेकिन वह एक यहाँ आधुनिक सिद्धांत में ढालकर कही गई है। उत्कृष्ट हास वही है जिसमें आलंबन के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हो, अर्थात वह प्रिय लगे। यहाँ तक तो बात बहुत ठीक रही, पर यूरोप में नूतन सिद्धांत प्रवर्तक बनने के लिए उत्सुक रहने वाले चुप कब रह सकते थे? पर यूरोप में जो नूतन सिद्धांत, नए नए सिद्धांत के प्रवर्तक बनने के लिए जो उत्सुक थे, वे चुप कब रह सकते थे? उनको तो बोलना ही था। वे 2 कदम आगे बढ़कर आधुनिक मनुष्यतावाद या भूत दयावाद का स्वर ऊंचा करते हुए बोले। उन्होंने भी बोला, वो चुप नहीं रहने वाले थे जिनको नए नए सिद्धांतों का प्रवर्तन करना था। आधुनिक मनुष्यतावाद या भूत दयावाद का स्वर ऊंचा करके बोले। क्या बोले? उत्कृष्ट हास वह है जिसमें आलंबन के प्रति दया या करुणा उत्पन्न हो। उन्होंने क्या कह दिया? उत्कृष्ट हास वह है जिसमें आलंबन के प्रति दया या करुणा उत्पन्न हो। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह होली, मुहर्रम सर्वथा अस्वाभाविक, अवैज्ञानिक और रस विरुद्ध हैं। दया या करुणा दुखात्मक भाव है, हास आनंदात्मक। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि आलंबन के प्रति दया या करुणा उत्पन्न हो, तो दया और करुणा दुखात्मक भाव है, हास आनंदात्मक। दोनों की एक साथ स्थिति बात ही बात है कि दोनों की एक साथ ही स्थिति पैदा कर दी तो क्या बात है। यदि हास के साथ एक ही आश्रय में किसी और भाव का सामंजस्य हो सकता है तो प्रेम या भक्ति का। यदि हास के साथ और भाव का सामंजस्य करना हो तो वह प्रेम या भक्ति ही हो सकता है। भगवान शंकर के बौड़मपन का किस भक्तिपूर्ण विनोद के साथ वर्णन किया जाता है, वे किस प्रकार बनाए जाते हैं, ये हमारे यहाँ रा ऋषि मची है त्रिपुरारी के तबेला में देखा जा सकता है। जो ये गीत है, इसमें भगवान शंकर के बौड़मपन का जो भक्ति विनोदपूर्ण, वो यहाँ पर उनका वर्णन करने का उनसे द्वेष, उन पर दया या उन पर करुणा नहीं है, बल्कि उनके प्रति भक्ति है, उनके प्रति प्रेम है। उसको व्यक्त करने के लिए ये गाया जाता है। तो इसमें हास्य में उनके प्रति प्रेम प्रकट होता है, भक्ति प्रकट होती है, ना कि दया और करुणा। हास्य का स्वरूप बहुत ठीक सिद्धांत पर प्रतिष्ठित होने पर भी अभी तक उसका ऐसा विस्तृत विकास हमारे साहित्य में नहीं हुआ है जो जीवन के अनेक क्षेत्रों से, जैसे राजनीतिक, साहित्यिक, धार्मिक, व्यवसायिक आलम्बन ले लेकर खड़ा करे। हास्य का स्वरूप बहुत ठीक सिद्धांत पर प्रतिष्ठित है, उसके बावजूद हिंदी साहित्य में अभी ऐसा उसका विकास नहीं हुआ है कि वह राजनीतिक, साहित्यिक, धार्मिक, व्यवसायिक इन क्षेत्रों से भी, जैसे वह जीवन के इन क्षेत्रों से भी हास्य के आलम्बन लेकर खड़ा करे और उस पर साहित्य की रचना करे। इस प्रकार का विकास अभी हिंदी साहित्य में नहीं हुआ है। अब आइए देखते हैं नाटकों के विकास को कि तृतीय उत्थान में नाटकों का विकास किस प्रकार हुआ। यद्यपि और देशों के समान यहाँ भी उपन्यासों और कहानियों के आगे नाटकों का प्रणयन बहुत कम हो गया है, फिर भी हमारा नाट्य साहित्य बहुत कुछ आगे बढ़ा है। यद्यपि और देशों के समान यहाँ भी उपन्यासों और कहानियों के आगे नाटकों का प्रणयन, नाटकों का लिखना कम हो गया है, फिर भी हमारा नाट्य साहित्य बहुत कुछ आगे बढ़ा। नाटकों के बाहरी रूप रंग भी कई प्रकार के हुए हैं और अवयवों के विन्यास और आकार प्रकार में भी वैचित्र आया है। बाहरी रूप रंग भी बदला है और जो उसका विन्यास था वो भी बदला है।
ढांचों में जो विशेषता यूरोप के वर्तमान नाटकों में हुई है वह हिंदी के भी कई नाटकों में इधर दिखाई पड़ने लगी है। ढांचों में जो विशेषता यूरोप ने अपनाई है वर्तमान नाटकों में, तत्कालीन वर्तमान नाटकों में जो अपनाई गई थी वह हिंदी में भी दिखाई पड़ने लगी थी। जैसे अंक के आरंभ और बीच में भी समय, स्थान तथा पात्रों के रूप, रंग और वेशभूषा का बहुत सूक्ष्म ब्यौरे के साथ लंबा वर्णन। जैसे अंक जब आरंभ होता है और बीच में भी समय, स्थान तथा पात्रों के रूप, रंग और वेशभूषा का उसके सूक्ष्म ब्यौरे के साथ लंबा वर्णन इन सब का, उसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का भी विस्तृत वर्णन करना ये चलन था। स्वगत भाषण की चाल भी अब उठ रही है। पात्रों के भाषण भी न अब बहुत लंबे होते हैं न लंबे वाक्य वाले। जो पात्रों के भाषण हैं वो भी अब बहुत लंबे नहीं होते हैं और लंबे लंबे वाक्यों वाले भी नहीं। ये बातें सेठ गोविंद दास जी तथा पंडित श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों में पाई जाएंगी। ये बातें जो सेठ गोविंद दास जी हैं उनके नाटकों में, पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों में पाई जाएंगी। थिएटरों के कार्यक्रम में 2 अवकाशों के विचार से इधर 3 अंक रखने की प्रवृत्ति भी लक्षित हो रही है। थिएटर में 2 अवकाश मिले, इसलिए अब 3 अंक के नाटक रखने की प्रवृत्ति चल रही है। एक व्यक्ति अंग्रेजी में 1 अंक वाले आधुनिक नाटक देख उन्हीं के ढंग के 2 एकांकी नाटक लिखकर उन्हें बिल्कुल एक नई चीज कहते हुए सामने लाए। तो कुछ 1 व्यक्ति अंग्रेजी में जो 1 अंक वाले नाटक चलते हैं, एकांकी चलते हैं, उनको देखकर यहाँ भी एकांकी नाटक लिखने लगे और उनको एक नई चीज कहते हुए सामने लाए। ऐसे लोगों को जान रखना चाहिए कि 1 अंक वाले कई उपरूपक हमारे यहाँ बहुत पहले से माने गए हैं, कि जो 1 अंक वाले एकांकी जिनको कहकर वो सामने लाए हैं कि ये नाटक का एक नया स्वरूप है, तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि 1 अंक वाले उपरूपक हमारे यहाँ बहुत पहले से माने गए हैं। जो नाटकों के भेद किए गए हैं उसमें नाटकों के कई भेदों में एक उपरूपक 1 अंक वाला भी पाया जाता है। उसमें 1 अंक वाला भी एक प्रकार, एक रूपक है। ये तो स्पष्ट है कि आधुनिक काल के आरंभ से ही बंगला की देखा देखी हमारे हिंदी नाटकों के ढांचे पाश्चात्य होने लगे। ये तो स्पष्ट ही है कि आधुनिक काल में बंगला की देखा देखी, वहाँ के अनुकरण पर नाटकों के ढांचे पाश्चात्य होने लगे, पश्चिम के अनुकरण पर चलने लगे। नांदी, मंगलाचरण तथा प्रस्तावना हटाई जाने लगी। जो पहले हमारे नाटकों में थी वह हटाई जाने लगी। मंगलाचरण और प्रस्तावना आदि भारतेंदु ने ही नील देवी और सती प्रताप में प्रस्तावना नहीं रखी है और भारतेंदु जी ने भी नील देवी और सती प्रताप में प्रस्तावना नहीं रखी है। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न भी बन सकता है कि भारतेंदु जी के कौन से नाटकों में प्रस्तावना नहीं रखी गई है। हाँ, आरंभ में यशोगान या मंगलगान रख दिया है। भारतेंदु जी के कौन से नाटक में प्रस्तावना के स्थान पर मंगल गान रखा गया है। यहाँ से जब डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। भारतेंदु के पीछे तो ये भी हटता गया और भारतेंदु के बाद में ये जो मंगल गान उन्होंने रखा है यह भी हटता ही गया। भारतेंदु काल से ही अंकों का अवस्थान अंग्रेजी ढंग पर होने लगा। भारतेंदु काल से ही जो अंकों का अवस्थान है वो अंग्रेजी के ढंग पर, उसके अनुकरण पर होने लगा। अंकों के बीच से स्थान परिवर्तन या दृश्य परिवर्तन को दृश्य और कभी कभी गर्भांक शब्द रखकर सूचित करने लगे। अंकों के बीच में जो स्थान परिवर्तन होता था या दृश्य परिवर्तन होता था उसको हटाकर उसके स्थान पर दृश्य या गर्भांक शब्द रखकर सूचित करने लगे। यद्यपि गर्भांक शब्द का हमारे नाट्य शास्त्र में कुछ और ही अर्थ है। प्रसाद जी ने अपने स्कंदगुप्त आदि नाटकों में यह दृश्य शब्द जो अंग्रेजी सीन का अनुवाद है छोड़ दिया है। प्रसाद जी ने अपने स्कंदगुप्त आदि जो नाटक लिखे हैं उसमें ये दृश्य शब्द जो अंग्रेजी के सीन का अनुवाद है उसको छोड़ दिया है और स्थान परिवर्तन या पट परिवर्तन के स्थलों पर कोई नाम नहीं रखा है। जहाँ पर स्थान परिवर्तन होता है या पट परिवर्तन होता है, पर्दा गिरता है या उठता है, वो दृश्य चेंज होते हैं, वहां पर उन्होंने कुछ नहीं रखा है। इसी प्रकार आजकल विष्कंभक और प्रवेशक का काम देने वाले दृश्य तो रखे जाते हैं पर ये नाम हटा दिए गए हैं। इसी प्रकार जो विष्कंभक और प्रवेशक थे का काम देने वाले दृश्य तो रखे जाते हैं पर ये नाम हटा दिए गए हैं। प्रस्तावना के साथ उद्घातक, कथोद्घात आदि का विन्यास चमत्कार भी गया। अब प्रस्तावना के साथ प्रस्तावना भी हटाई गई, उसके साथ उद्घातक और कथोद्घात आदि का विन्यास चमत्कार भी चला गया। पर ये युक्तियां सर्वथा अस्वाभाविक न थी, परंतु ये जो रखे गए थे नाटकों में ये युक्तियां अस्वाभाविक न थी। एक बात बहुत अच्छी यह हुई कि पुराने नाटकों में दरबारी विदूषक
नाम का जो फालतू पात्र रहा करता था, उसके स्थान पर कथा की गति संबद्ध कोई पात्र ही हंसोड़ प्रकृति का बना दिया जाता है। अब ये पुराने जो नाटक होते थे उसमें दरबारी विदूषक नाम का एक फालतू पात्र रहता था। अब उसको हटाकर उसके स्थान पर क्या किया गया है कि जो कथा जो चल रही है, जो विषय है नाटक का, उसी से संबंधित एक पात्र रख दिया जाता है और उसको ही हंसोड़ प्रकृति का बना दिया जाता है, उसकी ही प्रकृति को हास्य व्यंग्यपूर्ण कर दिया जाता है। तो अलग से पात्र विदूषक रखने की आवश्यकता नहीं होती। आधुनिक नाटकों में प्रसाद जी के स्कंदगुप्त नाटक का मुद्गल ही एक ऐसा पात्र है जो पुराने विदूषक का स्थानापन्न कहा जा सकता है। आधुनिक नाटकों में जो प्रसाद जी का नाटक स्कंदगुप्त है, उसमें मुद्गल ही एक ऐसा पात्र है जो पुराना जो विदूषक रखा जाता था उसका स्थानापन्न कहा जा सकता है। उसके स्थान पर जो पात्र रखा जाना चाहिए वह मुद्गल है। तो उसमें ठीक प्रतीत होता है कि पुराने नाटकों में जो विदूषक होते थे उसका स्थानापन्न ही मुद्गल है। यहाँ से भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि विदूषक का स्थानापन्न कौन सा पात्र है? तो मुद्गल ऐसा पात्र है जो विदूषक का स्थानापन्न है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, इससे आगे देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने हिंदी साहित्य पढ़ने वाले, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ऐसे फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे तो उनको भी इससे लाभ होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ये सारी वीडियोज़ आप इसी प्रकार देखते रहें। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करिए, और अगर नहीं अच्छी लगती है, इसमें आप कुछ सुधार चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।